हाय प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम आपको 10th क्लास में ज्योग्राफी पार्ट से चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन, इसके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनसे अवगत कराएंगे। कोशिश करते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान देंगे, जरूर समझ में आएगा। देखिए, जल संसाधन। जल संसाधन क्यों? ये डेफिनेशन इसलिए दी गई है क्योंकि हमारी पृथ्वी के ऊपर जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। जीव जगत के अस्तित्व के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है, इसलिए जल संसाधन की संज्ञा दी गई है। उत्पत्ति के संबंध में बात करें, जल की उत्पत्ति, हमारी पृथ्वी के ऊपर जल लगभग 4 अरब वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ। भूमि की विभेदन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जल की उत्पत्ति हुई, महासागर बने और महासागरों से ही आज से लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन की शुरुआत। दुनिया में जल बहुत है, महासागरों में जल विस्तृत है, लेकिन कुल जल का बहुत कम हिस्सा मानव के या अन्य जीव जगत के लिए उपयोगी है। एक बड़ी जल राशि, एक कुल जल का बड़ा प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। लगभग आपकी बुक के अकॉर्डिंग 96%, वैसे लगभग 97.5% जल है वो महासागरों में है, जो लवणीय है अर्थात खारा पानी है। इस जल का उपयोग नहीं है मानव और मानव सहित अन्य जीव जगत के लिए। जो अलवणीय जल है वो है कुल जल का लगभग 2.5%। इस जल में यह जल भी मानव की पहुंच में नहीं है। कुल जल राशि का लगभग 1.5% जो अलवणीय जल है वो ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है, बर्फ के रूप में जमा हुआ है, जैसे कि ग्रीनलैंड में, अंटार्कटिका में, अन्य हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, इसी प्रकार के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में ये ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सीमित जल राशि बचती है जो हमारे लिए उपयोगी है अलवणीय जल के रूप में। वो है केवल 1% जो हमारे मानव की पहुंच में है। उस 1% जल का हम अगर महत्व देखें तो हमें जरूरत पड़ती है इसके संरक्षण की। आप इसका महत्व समझ सकते हैं। 1% जल भी हमारे लिए बहुत है, लेकिन इसका असमान वितरण है, इसलिए हमें जरूरत है इसके संरक्षण की। अब हम बात करते हैं विश्व में जल का वितरण। विश्व में जल का वितरण असमान है। बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां पर अत्यधिक वर्षा होती है, बहुत से जल स्रोत हैं, और बहुत से ऐसे स्थान है जहां पर जल बहुत कम है, जल का अभाव है। भारत की स्थिति जल के रूप में हम बात करें तो भारत की स्थिति है, दुनिया में जितनी वर्षा होती है, टोटल वर्षण होता है, उस वर्षण का केवल 4% प्राप्त भारत करता है। भारत दुनिया में ऐसा स्थान भी है भारत में जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। वो स्थान है मेघालय में, मासिनराम। लगभग 1250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और दुनिया का सबसे कम वर्षा वाले जो स्थान है उनमें से एक है हमारा राजस्थान का थार मरुस्थल, जो शुष्क एरिया है। वहां पर बहुत कम वर्षा होती है, 10 सेंटीमीटर के आसपास वार्षिक वर्षा होती है। इसका मतलब ये है कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान में 10 वर्षों में जितनी वर्षा होती है, 10 वर्षों में उतनी तो हमारे मेघालय के मासिनराम में एक दिन में हो जाती है। अब हम बात आगे बढ़ते हैं जल का अभाव। जल का अभाव कब है? जल दुर्लभता क्या है? जब मानव की पहुंच में उसकी जरूरत का जल पूरा ना हो, उपलब्ध ना हो, जल दुर्लभता कहलाती है।
स्वीडन के एक जल विशेषज्ञ हैं जिनका नाम है फाल्कन मार्क। उसका मानना है कि एक व्यक्ति को रोजाना 1000 घन मीटर जल अगर उपलब्ध नहीं होता है तो वह स्थिति क्या है, जल के अभाव की स्थिति है। अब हम बात करते हैं जल दुर्लभता के कारण क्या है। जल हमारे पास उपलब्ध होते हुए भी हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। तो कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कम वर्षा होना। वर्षा जिन क्षेत्रों में कम होती है, दोमन आदि को होता है, वर्षा कम होती है, ये कारण भी जल दुर्लभता का कारण बनता है। अविवेक, बिना बुद्धि के बिना योजना के हम जल का उपयोग करते हैं, ये भी जल दुर्लभता का एक कारण है। अधिक जनसंख्या, जनसंख्या जिस क्षेत्र में अधिक होगी, जरूरतें ज्यादा होंगी, उपयोग अधिक होगा, जल है वो दुर्लभता का रूप लेगा। असमान वितरण, इसका समान वितरण भी नहीं है जल का। और भाई जल प्रदूषण, बहुत सी जल राशि जैसे कि नदी जल प्रदूषण, नदियों में कारखानों का या जल मल है वो डाल दिया जाता है, उसका जल है वो प्रदूषित हो जाता है। तो जल का प्रदूषण भी जल दुर्लभता का कारण बनता है। ये कुछ कारण है जल दुर्लभता के। हम बात करते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है? नाम से स्पष्ट होता है, अनेक उद्देश्यों को पूरा करने वाली परियोजनाएं। भारत में अनेक बांध बनाए गए। स्वतंत्रता के बाद कृषि के विकास को ध्यान में रखते हुए अनेक नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई, अनेक बांध बनाए गए बड़े बड़े। उन बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा गया, क्योंकि बांध में रुका हुआ पानी अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। जल सिंचाई के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो जल राशि होती है उसका जल विद्युत के रूप में, उद्योगों में, मत्स्य पालन में, भूमिगत जल के जल स्तर को ऊपर करने में, ऐसे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, नौकायन में। तो इन उद्देश्यों को पूर्ति करने के कारण इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। इन बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि ये नगरीय विकास परियोजनाओं और देश के विकास में इनका बड़ा योगदान होगा। बांध परियोजनाओं का विरोध। बांध परियोजनाओं का विरोध क्यों हुआ? देखो, बांधों के जहां पर नुकसान फायदे हैं वहां पर नुकसान भी है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो सकारात्मक पहलू भी, नकारात्मक पहलू भी। तो हमें अगर नकारात्मक पहलुओं की बात करें तो कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान जैसे अंश क्या है कि भाई जितने क्षेत्र में जल विस्तृत होता है उस क्षेत्र की वनस्पति नष्ट हो जाती है, वहां पर रहने वाले लोगों को उस स्थान को छोड़ना पड़ता है, अर्थात विस्थापित होना पड़ता है। वहां जल प्रदूषण की संभावनाएं बनती हैं। और दूसरे कारण भी हैं जिनके कारण इन बांध परियोजनाओं का विरोध होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं नर्मदा आंदोलन के बारे में, कि वहां पर जो सरदार सरोवर बांध है उसके निर्माण का विरोध वहां के स्थानीय समुदायों के द्वारा किया गया है। उसका प्रमुख कारण है यही है कि भाई वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको विस्थापित होना पड़ेगा। अगला है वर्षा जल संग्रहण। वर्षा के जल का संग्रहण, जिन क्षेत्रों में वर्षा की नितांत कमी है उन क्षेत्रों में हमें जरूरत है वर्षा के जल को संग्रहित किया जाए। जैसे कि एक प्रचलन हमारे देश में लंबे समय से प्रचलन रहा है, अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार की संरचनात्मक ढांचे तैयार किए गए हैं कि भी वर्षा के जल को इकट्ठा किया जा सके। जैसे राजस्थान में हम वहां पर देखते हैं कि जो वर्षा का छत का जल है, वर्षा छत जल को एक ढांचा तैयार किया जाता है, भूमिगत एक टैंक बनाया जाता है। उस टैंक को वहां पर स्थानीय लोग टाका कहते हैं। क्या कहते हैं? टाका।
तो उस टांके में उस जल को संचित किया जाता है, वर्ष भर उसका उपयोग किया जाता है, अपनी जरूरतों को पूरा किया जाता है। इस तरह से शिलोंग में कमाल की बात है, हमारे लिए एक अचंभे की बात है कि दुनिया में सबसे अधिक वर्षा जिस राज्य में होती है, मेघालय, वहां पर मासिनराम में दुनिया की सबसे अधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी का भी नाम ले सकते हैं। लेकिन उसी के समीप मेघालय की राजधानी शिलोंग, और शिलोंग में जो लगभग 55-50 किलोमीटर की दूरी पर है मासिनराम से, वहां पर वर्षा के जल को संग्रहित करने का प्रचलन है। क्यों? इसका वहां पर कारण है, क्योंकि जल वहां पर उपलब्ध हर समय होता है, लेकिन भूमिगत रूप में या कोई झीलों के रूप में नहीं है, वहां पर इसको जरूरी माना गया। इसी तरह से तमिलनाडु में भी तो यहाँ तक सरकार ने निश्चित कर दिया है कि भी कोई भी अगर अपना मकान बनाता है तो उसमें भूमिगत टैंक का या कोई जल संग्रहण की का ढांचा है वो तैयार होना चाहिए, अन्यथा उस मकान बनाने की भी मंजूरी नहीं है। तो ये है वर्षा जल संग्रहण का प्रचलन। हम बात करते हैं भारत की नदियां और बहुउद्देशीय परियोजनाएं। भारत में 2 नदी तंत्र है। भारत को नदियों का देश कहा जाता है। भारत में 2 नदी तंत्रों में एक हिमालय नदी तंत्र, एक पठारी नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र से अनेक नदियां निकलती हैं। इस की प्रमुख जो नदियां हिमालय से निकलने वाली जो भारत के लिए जीवन रेखाएं बनती हैं, भाई सिंधु है, सतलुज है, झेलम है, चिनाब है, यमुना, गंगा, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, ऐसी बहुत सी नदियां हैं जो हमारे भारतीय के बड़े क्षेत्र को सिंचित करती हैं, इसके लिए जीवन रेखा का काम करती हैं। इसी तरह से ये जो हिमालय से निकलती हैं सदा नीरा है, क्योंकि इन्हें वर्षा के समय जल प्राप्त हो जाता है वर्षा के जल के रूप में, और अन्य जो वर्षा ऋतु के अलावा जो समय है उसमें हिमालय पर जो जमा बर्फ है वो जल के स्रोत का कार्य करती है। उन्हें नदियों को वर्ष भर उस बर्फ से जल है वो प्राप्त होता रहता है, इसलिए इन्हें सदा नीरा कहा जाता है। और जो दक्षिण की पठारी क्षेत्र की नदियां हैं उन नदियों को सदा नीरा नहीं कहते, ये मौसमी नदियां हैं। इनमें वर्षा ऋतु के समय ही जल प्राप्त होता है। इनके ऊपर अनेक जैसे दक्षिण पठारी क्षेत्र में अनेक नदियां हैं, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और भाई इधर नर्मदा है, ताप्ती है, माई है, साबरमती है, पेरियार है, ऐसी बहुत सी नदियां हैं जो दक्षिण पठारी क्षेत्र को सिंचित करती है। अब हम बात करते हैं हिमालय नदियों और पठारी नदियों के ऊपर बनी बांध परियोजनाओं की, जिन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। तो इनके संबंध में हम अब बात करेंगे। अब हम बात करते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं की कि अनेक बांध भारत में बने हुए हैं। वो बांध कौन कौन से हैं? तो पहले हम देखते हैं भारत की प्रमुख नदियां। जो हिमालय नदी तंत्र का हमने जिक्र किया था, पठारी नदी तंत्र का जिक्र किया था, तो उन नदियों के बारे में देखते हैं। इधर है इस क्षेत्र से, यहाँ पर एक मानसरोवर झील है, इसकी पश्चिमी छोर से नदी निकलती है सिंधु नदी, जो जम्मू कश्मीर के इस पहाड़ी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र के बीचों बीच होते हुए और पाकिस्तान में बहते हुए और कराची से अरब सागर में गिरती है। झेलम, चिनाब और रावी, ये तीनों नदियां तथा ये है सतलुज नदी जो इसमें हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहते हुए पाकिस्तान में सिंधु में मिल जाती है। एक व्यास नदी है जो हिमाचल से निकलती है और पंजाब में सतलुज में मिल जाती है। ये पांचों नदियां मिलकर के इसमें सिंधु में मिलकर के
अरब सागर में गिरती है। अब हम बात करते हैं जो पूर्व दक्षिण की ओर बहती है। ये है भाई उत्तराखंड से, ये जो एरिया है उत्तराखंड से दो धाराएं निकलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं, गंगा का निर्माण करती हैं और हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करके उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में बहते हुए ये एक धारा, दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है और एक धारा पश्चिम बंगाल में, जो हुगली के नाम से जानी जाती है। ये है गंगा नदी। आप देख सकते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में होते हुए और बंगाली खाड़ी में गिरती है। इसके साथ ही अनेक सहायक नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं। जैसे एक तो उत्तराखंड के ही कॉर्नर से निकलती है, ऊपर से उत्तराखंड से, और भाई हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा बनाते हुए और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। ये संगम स्थान है। ये है यमुना नदी, तो ये है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, ये है सतलुज, यमुना, गंगा, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी। इस मानसरोवर झील के पूर्वी क्षेत्र से बहते हुए जो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न करती है, असम में बहते हुए और मेघालय के पश्चिमी छोर से और बांग्लादेश में एंट्री करती है और गंगा में मिलकर के बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये है कोसी नदी, गंडक, शारदा, घाघरा। कुछ ऐसी नदियां भी हैं जो पठारी क्षेत्र में बहती हैं लेकिन गंगा की सहायक नदियां बनती हैं। उनमें कौन कौन सी हैं? मध्य प्रदेश से निकलती है, थोड़ी राजस्थान होते हुए फिर मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश में जाकर के गंगा में मिलती है। ये है चंबल नदी। कौन सी है? चंबल। इसी तरह से मध्य प्रदेश से निकल करके उत्तर प्रदेश में ये यमुना में मिलती है। ये है बेतवा। ये है केन। मध्य प्रदेश फिर उत्तर प्रदेश की छोटे से कॉर्नर से बहते हुए और बिहार में जाकर के गंगा में मिलती है। ये नदी है सोन नदी। कौन सी है? सोन। और भाई झारखंड और पश्चिम बंगाल में मिलती है, बहती है और इसमें हुगली में मिल जाती है। ये है दामोदर। अनेक छोटी जलधाराएं हैं, सुर्णरेखा, खोरकई आदि, जिनके ऊपर आपने सुना है कि भाई खोरकई और सुर्णरेखा के संगम स्थल पर तो भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र भी स्थापित है, टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी। अब वे नदियां हैं जो पठारी क्षेत्र में बहती हैं और बंगाली खाड़ी में पूर्व की ओर बहते हुए बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। ये है महानदी। कौन सी है? महानदी। महानदी भारत की वृद्ध गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की वृद्ध गंगा ये है गोदावरी। महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र से बहते हुए आंध्र प्रदेश और एक जो तटरेखा पर है अक्षर 3 बनता है, उसके ऊपरी हिस्से से ये बंगाली खाड़ी में गिरती है। इस तरह से इसके नीचे है
महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलते हुए कर्नाटक के उत्तरी छोर और सॉरी ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें जाकर के मिलती है और बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ये है कृष्णा। कौन सी नदी है? कृष्णा। इसमें तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में बहते हुए इसमें मिलती है। तुंग और भद्रा दो नदियां हैं, दोनों आपस में मिलकर के इसमें कृष्णा में मिल जाती है। एक है कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, ये है कावेरी, जो दोनों राज्यों के बीच विवाद का कारण भी है। केरल में है पेरियार नदी। दो नदियां प्रमुख हैं जो जवार नदमुख का निर्माण करती हैं, मध्य प्रदेश में बहती हैं। जो पश्चिम की ओर बहती हैं ये है नर्मदा। कौन सी नदी है? नर्मदा। एक नदी है इसके नीचे जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात में होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है, अर्थात अरब सागर में गिर जाती है। ये है माही, साबरमती और राजस्थान में है लूनी। ये माही और साबरमती गुजरात में है और लूनी राजस्थान में। ये कुछ महत्वपूर्ण देश की में बहने वाली नदियां हैं। इनके ऊपर अनेक नदी घाटी परियोजनाएं भी बनाई गई हैं और वो नदी घाटी परियोजनाएं प्रमुख कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसके ऊपर बना हुआ है सतलुज के ऊपर एक बांध परियोजना है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना। चमेरा परियोजना ये चंबल के व्यास के ऊपर है। और भाई यहाँ पर रावी क्यों है? पोंग परियोजना। पोंग परियोजना। इधर आ जाओ, भागीरथी और अलकनंदा दोनों दो जो धाराएं हैं। भागीरथी के ऊपर एक परियोजना है जिसका नाम है टीहरी परियोजना। टीहरी परियोजना ये उत्तराखंड में है। ये आगे बढ़ते हैं, कोसी नदी के ऊपर कोसी परियोजना के नाम से बांध परियोजना बनाई गई है जिससे लाभान्वित नेपाल पड़ोसी देश होता है और भाई हमारे बिहार राज्य में को भी इसका फायदा मिलता है। अब जो पठारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदियां हैं जो गंगा की सहायक बनती हैं, इनके ऊपर भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में चंबल के ऊपर है गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना राजस्थान से एंट्री करती है तो राजस्थान में बनाई गई है इसके ऊपर राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर परियोजना। इसी तरह से सोन नदी के ऊपर भी एक परियोजना है। जब ये उत्तर प्रदेश से बहती है थोड़े क्षेत्र से तो उत्तर प्रदेश में इसके ऊपर परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना। इस तरह से दामोदर नदी के ऊपर कई परियोजनाएं हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना हम कह सकते हैं। भारत का सबसे जो ऊंचा बांध है वो तो था भाखड़ा नांगल परियोजना। सबसे लंबा बांध है भारत का वो है उड़ीसा के अंदर महानदी के ऊपर बनाया गया है जिसका नाम है हीराकुंड परियोजना। ये है दामोदर नदी महानदी गोदावरी। गोदावरी के ऊपर एक छोटी जलधारा है उसके ऊपर बनाया गया है रामागुंडम परियोजना। रामागुंडम परियोजना। अब इसी के साथ साथ हम बात करते हैं कृष्णा के ऊपर। महाराष्ट्र के अंदर कृष्णा के ऊपर बनी हुई है कोयना परियोजना। कोयना परियोजना। इस तरह से कर्नाटक में तुंगभद्रा परियोजना। आंध्र प्रदेश में यहां पर है नागार्जुन परियोजना। नागार्जुन परियोजना। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर है भाई तमिलनाडु में मैटूर परियोजना कावेरी नदी के ऊपर। केरल में पेरियार नदी के ऊपर पेरियार परियोजना। नर्मदा नदी के ऊपर गुजरात के अंदर है सरदार सरोवर परियोजना। ये कुछ महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं थी
तो मुझे आशा है आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में आया है और आपको ये वीडियो ठीक लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छे से आगे जो हम वीडियो डालेंगे उनको भी आप ध्यान दें। धन्यवाद।